इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। फॉर दैट पर्पस कुछ इसकी चीजें ऐसी हैं जो किसी चीज के भी इंट्रोडक्शन में आप शामिल कर सकते हैं। वो एक्सपेंशन भी हो सकती है, वो शॉर्ट ऐसे भी हो सकता है, वो पैराग्राफिंग भी हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है। कुछ जर्नल रूल्स हैं इंट्रोडक्शन के जो आपने फॉलो करने हैं। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। अच्छा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगेन आई विल रिपीट, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, अदरवाइज इसमें कोई हिस्से नहीं होते। इंट्रोडक्शन एक ही पैराग्राफ का नाम है, थीसिस स्टेटमेंट इसका हिस्सा होती है और इसमें और कोई पार्ट्स नहीं है, मल्टीपल पैराग्राफ्स इसमें नहीं होते। सो आपकी सहूलत के लिए मैंने उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला पार्ट, उसको मैंने नाम दिया हुआ है इंट्रोडक्टरी पार्ट का, या उसको मैंने नाम दिया हुआ है इंट्रोडक्टरी लाइन का। बेसिकली जहां से आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एग्जैक्टली शुरू हो रहा है, द वेरी फर्स्ट लाइन, वहां पे आपने क्या करना है, यू आर ऑलवेज सपोज टू डायरेक्टली हिट द टॉपिक। आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आप कोई तमहीद बांध के अपनी बात मुकम्मल नहीं करेंगे, आप हमेशा टॉपिक के एसेंस के ऊपर डायरेक्टली बात करेंगे। जैसे ये इसी तरह है, मैं आपसे पूछूं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप ये कहें माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर डज दिस, माय ब्रदर इज दिस, माय सिस्टर इज दैट, मेरी डिग्री ये है, मेरा फलान वो है, मेरा टमकान वो है, और बाद में आप एंड पे आके जाके कहें जी मेरा नाम गयास हाशमी है। That is not how introduction works. Introduction works by directly hitting the main theme of introduction. और वो मेन थीम क्या होता है, उस टॉपिक का एसेंस आपने डायरेक्टली उसको हिट करना है, डायरेक्टली उससे रिलेटेड बात करनी है, दाएं बाएं की बातें नहीं करनी। आप डायरेक्टली उससे उसके ऊपर बात कैसे करेंगे, मतलब क्या क्राइटेरिया आप अपनाएंगे कि वो उसके ऊपर डायरेक्टली बात होगी। वो तरीकाकार ये है कि आपकी फर्स्ट लाइन, आपका जहां से आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुरू हो रहा है, इट मस्ट कंटेन मैक्सिमम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। फर्ज करें एक टॉपिक है, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ये फर्ज करें एक टॉपिक है, यहाँ पे करप्शन इज अ कीवर्ड, मदर इज अ कीवर्ड, इवल्स इज अ कीवर्ड। ये 3 कीवर्ड्स हैं। तो जितने ज्यादा आप पहली लाइन में कीवर्ड्स यूज करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप डायरेक्टली टॉपिक को हिट कर रहे हो। सो योर फर्स्ट लाइन मस्ट डायरेक्टली हिट द टॉपिक, इट मस्ट कंटेन कीवर्ड्स। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, कैन इट बी अ कोटेशन? Yes, it can be, only if it fulfills the first 2 requisites. पहली 2 मैंने शराइत क्या बताई कि डायरेक्टली टॉपिक को हिट करे और मैक्सिमम कीवर्ड्स उसके अंदर शामिल हों। अगर आपके पास कोई ऐसी कोटेशन मौजूद है जिसमें ये दोनों जरूरियात पूरी हो रही हैं, तो आप उस कोटेशन से भी शुरू कर सकते हैं। अगर इन दोनों जरूरियात में से एक भी जरूरत पूरी नहीं हो रही किसी कोटेशन के थ्रू, तो आपने अपना ऐसे कोटेशन से शुरू नहीं करना। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ फिर कोटेशन से शुरू नहीं हो सकता। ये जो आपकी पहली लाइन होगी, इट शुड टॉक अबाउट एसेंस ऑफ द टॉपिक। और जैसे मैंने कहा ना कि एक टॉपिक के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, उसमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो सकता है, बहुत डिटेल्स आप उसमें लिख सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा डाटा मौजूद हो सकता है, लेकिन उसने पेपर चेकर ने किसी एक खास आइडिया के ऊपर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है। उस पूरे मतलब ये पूरा आपके पास एक ऐसे का टॉपिक है, ये पूरा भरा हुआ, उसने इसमें से जस्ट इतनी सी इंफॉर्मेशन मांगी आपसे। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन इज एसेंस ऑफ द टॉपिक। उसके अलावा ये जो है जितना ये सारी इंफॉर्मेशन गोलाई में पड़ी हुई है, ये एसेंस ऑफ द टॉपिक नहीं। फिर क्या होगा, 4 चीजें मैं अभी तक बता चुका हूं। डायरेक्टली हिट द टॉपिक, कंटेन कीवर्ड्स, कैन बी अ कोटेशन अगर ये पहली 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, और इट शुड टॉक अबाउट एसेंस ऑफ द टॉपिक। द फर्स्ट सेंटेंस मस्ट टॉक अबाउट दैट। उसके बाद क्या होगा, 3 से 4 सेंटेंसेस होंगे जो आपके पहले सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन होंगे। इससे मेरी क्या मुराद है,
देखें, जब मैं आपको कोई एक बात इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, आपको कोई एक बात समझाना चाह रहा हूं, तो मेरे जहन में तो उसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, मुझे तो पता है वो बात क्या है, वो मैंने एक लाइन में आपको बताई कि ये बात है। अब आप में से 80% लोगों को वो एक लाइन से समझ नहीं आएगी। मेरे जहन में उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे मुताबिक वो लाइन भी मैंने ठीक लिख दी, लेकिन आप जो रीडर हैं वो ज्यादा उसकी डिटेल मांगेंगे उसको समझने के लिए। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग लाजमी नहीं कि पेपर चेकर की भी वही अंडरस्टैंडिंग हो। यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट वेरी फर्स्ट लाइन। तो उस फर्स्ट लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले 3-4 सेंटेंसेस आप लिखेंगे उसके ऊपर। यानी कि जो टॉपिक को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, जो आपने एसेंस को इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी डिटेल आगे 3-4 लाइनों में आप लिखेंगे। अब यहां तक ये जो आपके 4 से 5 सेंटेंसेस बनेंगे, यहां तक यू हैव टू लेट द रीडर नाउ, जो पेपर चेकर है उसको आपने यहां तक इंफॉर्मेशन दे देनी है कि आपने टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया है, उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से जिस एंगल से वो आपसे पूछ रहा था। यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, ये आपने बताना है। और ये जो फर्स्ट लाइंस होती हैं 4-5, बल्कि पूरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी टू द पॉइंट। इसमें वेग जनरलाइजेशंस, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, कॉमन सी बातें, गोलमोल बातें इस तरह की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट और टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। मुझे कोई एक टॉपिक बताएं, उसके ऊपर मैं ये जो मैंने आपको चीजें बताई, ये असूल आपके ऊपर अप्लाई करके आपको बताता हूं कि वो आपने कैसे करना है। कोई एक टॉपिक बता दीजिए, एनीबॉडी। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ठीक हो गया, चले मैं इसके ऊपर लिखता हूं। आ गया जी, जो पहला मिल गया बस मिल गया। एक तो ये जो आधी क्लास में नमूने टपकते हैं ना, ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस, आप अपने जेहन में रखें, बाय एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में फिर वो रिदम नहीं रहता। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, जिसको मैंने आप लोगों के लिए नाम दिया हुआ है एक्सप्लेनेटरी पार्ट। अगेन आई विल रिपीट, देयर आर नो पार्ट्स इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सिर्फ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो उन पार्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप अच्छी प्रैक्टिस कर सको। इसको मैंने नाम दिया है एक्सप्लेनेटरी पार्ट। अब आपने क्या करना है, आपका तकरीबन, आप ये समझ लीजिए 30% ऑफ योर इंट्रोडक्शन इज कंप्लीट। आपने पहले वो उसको डायरेक्टली हिट किया, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने ऑब्वियसली जो भी टॉपिक आपके पास होगा उसके आपने कुछ पिलर्स बनाए होंगे, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोग को समझाया था कि पिलर्स क्या होते हैं। वो डिफाइनिंग फैक्टर्स, वो मेन आपके ऑर्गन्स जिनके ऊपर आपका पूरा पिलर स्टैंड कर, जिनके ऊपर आपका पूरा ऐसे स्टैंड कर रहा है, वो आपके पिलर्स कहलाते हैं। मतलब आपकी डायमेंशंस कि आपने किस किस एंगल से इस टॉपिक को देखना है। अब आपने ये करना है, ये एक्सप्लेनेटरी पार्ट के अंदर अगेन 4 से 5 सेंटेंसेस या 3 से 4 सेंटेंसेस आपके पिलर्स ऑफ द ऐसे में से कंटेंट आएगा। आप उसमें से पिलर्स किसी किस्म के भी हो सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसमें कॉजेस थी, कुछ रेमेडीज थी, कुछ सॉल्यूशंस थे, वो आप एक एक चीज वहां से उठाकर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो पिलर्स ऑफ द ऐसे में से कुछ डिस्कशन यहाँ पे आएगी आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, ताकि रीडर को पता चल जाए कि आप इस ऐसे में क्या क्या चीजें डिस्कस करना जा रहे हो। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स आपने यहाँ पे देने हैं पिलर्स ऑफ द ऐसे में से कुछ एक दो पॉइंट आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। दे शुड बी सीक्वेंशियल एंड सिस्टमैटिक। सीक्वेंशियल और सिस्टमैटिक से क्या मुराद है कि फर्ज करें आप कोई एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी डिस्कस कीजिए और उसी प्रॉब्लम का वे फॉरवर्ड भी डिस्कस कीजिए। या एक प्रॉब्लम आपने डिस्कस की, उसी प्रॉब्लम की कॉज डिस्कस कीजिए। ये ना हो प्रॉब्लम आप कोई और डिस्कस कर रहे हैं, कॉज आप कोई और डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन आप किसी और चीज का दे रहे हैं कि बस पिलर्स में से डाटा इकट्ठा करना है। नहीं,
जिस चीज की, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपके जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो सीक्वेंशियल होने चाहिए, यानी कि बात में तसलसल नजर आना चाहिए, आपस में कनेक्टिविटी नजर आनी चाहिए। लाजमी नहीं कि आपने पिलर्स ऑफ द एसे में जितने पॉइंट दिए हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने हैं ना, ऐसा नहीं है। आपने कुछ पॉइंट्स, 1 2 3 मैक्सिमम पॉइंट्स आप डिस्कस करें, उससे ज्यादा ना कीजिए। एक और चीज जो यहाँ पे आपने जेहन में रखनी है वो ये, मैं अभी मेरे जेहन में आई है, पहले वाले लेक्चर्स में नहीं थी, वो ये है कि आपने एक्सप्रेशन चेंज करना है। मतलब जो टेंस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने आउटलाइन में लिखा हुआ है, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। यहाँ पे एक्सप्रेशन किसी और तरीके से, बात वही होगी लेकिन आप एक्सप्रेस किसी और तरीके से करेंगे, ताकि वो ये ना लगे कि आपने आउटलाइन की बात को रिपीट कर दिया है। ये जो 2-3 पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स आपके ऊपर वाला जो आपने पहला पार्ट लिखा है उसके साथ लिंक्ड होने चाहिए। ये ना लगे कि ऊपर वाले पार्ट में कोई और बात हुई हुई है, जो पिलर्स की बातें आपने की है उनमें कोई और बात है, और उनमें कोई सेंट्रल आइडिया नजर ना आए, उनमें कोई वो मेक सेंस ही ना कर रहे हो, आपस में कोई रब्त ही ना नजर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर सपोज टू रिमेन रेलिवेंट टू द टॉपिक। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ की अगर बात हो रही है तो आपका टॉपिक जेंडर से रिलेटेड ही रहना चाहिए। ये ना हो आप कहीं रिलीजन में चले जाएं, आप कहीं फिलोसफिकल कोई बात डिस्कस करना शुरू कर दें, आप कहीं को पॉलिटिक्स की बात करना शुरू कर दें। नहीं, इट शुड रिमेन रिलेटेड टू द जेंडर थिंग। अगर वो जेंडर से रिलेटेड टॉपिक है तो कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात आपने यहाँ पे तज़किरा नहीं करनी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई भी ऐसी बात डिस्कस नहीं करनी विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर आउटलाइन। ऐसा कोई काम आपने नहीं करना। सो एक्सप्लेनेटरी पार्ट में पिलर्स ऑफ द एसे में से 4-5 पॉइंट्स आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो जब आप डिस्कस करेंगे, मुझे इवैल्यूएट करवाएंगे, फिर आपको मैं उसमें ज्यादा बेहतर गाइड करूंगा। यहां तक समझ आ गई? जो जो आपके क्वेश्चंस हों वो नोट डाउन कर लिया करें, पहली बात। दूसरे नंबर पे, जितनी चीजें मैं बताता हूँ ये चीजें आपने प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप कोई चीज लिख रहे हो ना, मैं जब आपको टास्क देता हूँ, हमने वीक में 2 दफा वो काम चेक करना होता है, तो आपने वो ये हार्ड कॉपी में या आपके रिटन फॉर्म में आपके सामने ये पॉइंट्स पड़े होने चाहिए। आप जब लिख चुके हैं तो इनको देखें कि क्या क्या चीज आपने फॉलो की है, क्या चीज आपने फॉलो नहीं की। शुरू में ये थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको इन गाइडलाइंस की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएंगी। लास्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज योर थीसिस स्टेटमेंट। आखिरी 1 या 2 सेंटेंसेस, मतलब अभी तक एक पहला सेंटेंस था, फिर उसके एक्सप्लेनेशन में 3-4 सेंटेंसेस थे, फिर एक्सप्लेनेटरी पार्ट के 3-4 सेंटेंसेस थे, तो ओवरऑल आप तकरीबन 4 और 4 8 और 1 9 9 से 10 सेंटेंसेस अभी तक आप लिख चुके हैं। अब 1 या 2 सेंटेंसेस होंगे, मतलब 10 से 12 सेंटेंसेस के बीच में आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ खत्म हो जाता है। आगे जाके इसकी लेंथ भी डिस्कस करते हैं कि वो कितनी होती है। अब थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आखिरी 1 या 2 सेंटेंसेस आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। बेसिकली ये जो सेंटेंसेस हैं, दीज आर योर पॉलिसी अबाउट द टॉपिक। जैसे मैंने आपको पिछले टास्क में एक टॉपिक दिया था, टास्क में क्या टॉपिक दिया हुआ मैंने आपको, वैसे बाय द वे मुझे तो याद ही नहीं है। टास्क का टॉपिक क्या है बता दें? हैज डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान, आगे क्वेश्चन मार्क है। नाउ यहां पे जब आप आएंगे थीसिस स्टेटमेंट की जगह पे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे, यू हैव टू टेक अ क्लियर कट स्टांस। और वो स्टांस क्या होगा? यस, डेमोक्रेसी हैज फेल्ड इन पाकिस्तान, या फिर नो, डेमोक्रेसी हैज नॉट फेल्ड इन पाकिस्तान, दो देयर आर मेनी हर्डल्स बट डेमोक्रेसी इज स्टिल फ्लोरिशिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप कहना चाहें। लेकिन ये वो मौका है जहां पे आपने पेपर चेकर को क्लियर कट बता देना है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टेट यस इट इज अ मिथ और नो इट इज नॉट अ मिथ, देयर एग्जिस्ट्स जेंडर इक्वालिटी। तो यहां पे आपने स्टांस लेना है। जो भी आपका वो आर्गुमेंट होगा, जो कुछ भी होगा जिसको आपने आगे जाके प्रूव करना है, वो आपने यहां पे क्लियर कट कर देना है।
You either have to agree or you have to disagree with the statement, but you have to be very clear. अगर इसमें सिर्फ एक चीज में आपने केयरफुल रहना है, अगर कोई टॉपिक रिलीजन से रिलेटेड है ना, तो वहां पे आपने जो कॉमन नोशन है या इस्लाम के अगेंस्ट नहीं जाना, ये इस चीज का आपने ज़हन में रखना है। बाकी आप किसी स्टेटमेंट के साथ भी एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं और आर्गुमेंट्स के साथ उसको प्रूव कर सकते हैं आप। अब योर थीसिस स्टेटमेंट इज योर सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे अराउंड विच योर एसे हैज टू सर्कुलेट। मैंने 3 दफा योर बोला है और तीनों दफा उसके ऊपर बहुत फोकस किया है। आपकी थीसिस स्टेटमेंट आपके एसे का वो सेंट्रल आइडिया है जिसके इर्द गिर्द पूरा आपका ऐसे घूमेगा। ये वो आर्गुमेंट है, आपने अगर कहा कि यस जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो आपने पूरे ऐसे के अंदर यही प्रूव करना है कि यस इट इज अ मिथ। अगर आपने नो कह दिया तो आपने पूरे ऐसे के अंदर यह प्रूव करना है कि नो इट इज नॉट अ मिथ। ये था थर्ड पार्ट। अब कुछ एक सेकंड रुकें। अब कुछ जर्नल चीजें आ जाती हैं, कुछ जर्नल डूज ऑफ इंट्रोडक्शन और कुछ जर्नल डोंट्स ऑफ एन इंट्रोडक्शन। क्या काम आपने लाजमी फॉलो करना है इंट्रोडक्शन में और क्या काम है जिसको आपने लाजमी इग्नोर करना है। वो काम आपके इंट्रोडक्शन का किसी हाल में भी हिस्सा नहीं हो सकते। पहले नंबर पे, योर इंट्रोडक्शन हैज टू बी अपीलिंग एंड माइंड कैचिंग। वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कोई एरर्स ना हो, ग्रामेटिकल स्पेलिंग इस तरह के एरर्स नहीं होने चाहिए। मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए। मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, एसेंशियल्स ऑफ एन एसे के बारे में, कि जिसमें रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स ना हो, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, टेंसेस के एरर्स ना हो, स्ट्रक्चरल एरर्स ना हो और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ये चीजें अगर नहीं है तो आपका राइटिंग एक्सप्रेशन इज मेच्योर राइटिंग एक्सप्रेशन। द मोस्ट कन्विंसिंग एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स जो आपने एक दो डिस्कस करने हैं वो इंट्रोडक्शन में डिस्कस कीजिए। मोस्ट कन्विंसिंग एंड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स, और ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी और वर्टिकल सिमेट्री भी। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री से मुराद ये है कि अगर आपकी एक लाइन पेज के एंड होने से आधा इंच पहले खत्म हो रही है तो कोशिश कीजिए आपकी सारी लाइन उस तरतीब में खत्म हो, उसमें उतनी ज्यादा खूबसूरती नजर आएगी। आज आप में से एक स्टूडेंट है, मुझे उसका नाम नहीं याद, फीमेल स्टूडेंट थी, उसका मैंने टास्क चेक किया जिसने एक ही पेज पे 2 प्रेसी की हुई थी, जिनको मैंने कहा था एक पेज पे एक प्रेसी किया करें। उसकी अगर आप वो देखें ना राइट अप, उसमें सिमेट्री आपको नजर आएगी, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी और वर्टिकल सिमेट्री भी। वर्टिकल सिमेट्री ज्यादा मैटर करती है पैराग्राफिंग में, यहाँ पे इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी, वो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होती है। सो लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, डोंट्स ऑफ एन इंट्रोडक्शन क्या है। लेंथ, इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, पढ़ते पढ़ते बंदा बोर ना हो जाए। मैक्सिमम 1 साइड ऑफ अ पेज, एक फुल साइड, ये मैक्सिमम आपका इंट्रोडक्शन इतना हो सकता है, और मिनिमम तकरीबन 80% ऑफ दैट पेज। एंड पे 20% आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो सकता है, 80% ऑफ दैट पेज आपका मिनिमम इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इट शुड नेवर बी इररेलेवेंट। एक आर्गुमेंट भी इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेन टॉपिक से रिलेटेड ना हो, और नो स्पेलिंग, स्ट्रक्चरल और ग्रामेटिकल काइंड ऑफ एरर्स, ऐसा कोई एरर आप इसमें नहीं कमिट कर सकते। ये बहुत बड़ा ब्लंडर काउंट होगा और ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। आज जैसे मैंने एक दो टास्क देखे, एक टास्क देखा जिसमें रेड पेंसिल यूज हुई थी, अ वेरी बिग इरिटेटिंग पॉइंट। एक टास्क देखा जिसमें डायरी में उन्होंने लिखा हुआ था और वो डायरी इटसेल्फ बहुत, मतलब वो कुचोले मचोले, उसमें छोटे छोटे कुछ राइट अप थे और उसके बीच में लाइनें तंग थी, बीच में स्पेस थी लाइनों के बीच में, और बड़ा गैर मुतवाजन सा लिखा हुआ था। इस तरह की कोई भी चीज जो डिस्ट्रैक्ट करेगी पेपर चेकर को या जो खूबसूरत नजर आने में एक रुकावट बनेगी, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, और फिर मैं आप लोगों को प्रेसी के टास्क देता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, और ऐसे का भी टास्क देता हूँ जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फॉर्मेट में जमा करवाना है।